शंखनाद में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। उत्तर प्रदेश में मौसम ठंडा है मगर राजनीति गर्मा गई है। यूपी की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हेड को गिरफ्तार किया तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सुबह ही पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। अखिलेश ने यहां पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिसकर्मियों ने चाय ऑफर की तो बोले कि आपकी चाय नहीं पिएंगे, क्या पता जहर मिला हो। नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। लखनऊ का तापमान भले ही गिरा था मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तापमान चढ़ा हुआ था। वो नाराज थे यूपी की सरकार से, यूपी के मुख्यमंत्री से, यूपी के पुलिस वालों से। सवेरे सवेरे अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। पुलिस वालों ने कहा कि मौसम सर्द है, आइए चाय पिलाते हैं। बोले आप वाली नहीं पिएंगे, जहर दे दिए तो। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लेना, बाहर से आने नहीं पिएंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अखिलेश इसलिए नाराज थे क्योंकि समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जगन पर आरोप था कि उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, मगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि यूपी का पुलिस प्रशासन बीजेपी हो गया है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहा है। मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जगन अग्रवाल को पुलिस ने हजरतगंज से सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला। देखिए, लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 3 एफआईआर दर्ज करवाई गई अलग अलग तारीखों में बीते 2 से 3 महीने में। और हाल ही में बीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रभारी है महिला, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उसी जो 3 एफआईआर दर्ज कराई गई उसी में गिरफ्तारी की गई। आज समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट चला रहे थे जगन अग्रवाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में आज सपाध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ डीजीपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे ही उनके पहुंचने की खबर यहाँ लगी तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और उनका सीधे से कहना है कि सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की गई, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई, वो एक तरीके से लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ये अलग बात है कि 3 एफआईआर इस मामले को लेकर के दर्ज करवाई गई। और ये देखिए, डीजीपी मुख्यालय के गेट नंबर 1 पर, जो गेट नंबर 2 है, जो मेन गेट है, वहां पर हंगामा है, गेट बंद कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि पुलिस मुख्यालय जब वो पहुंचे तो वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। अखिलेश मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, वैसी ही गिरफ्तारी बीजेपी वालों की भी हो जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। जो पहुंचे थे उनसे पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग हैं वो लोग? हमने तहरीर दी है। मुख्यालय में बड़े अधिकारियों के न होने का आरोप अखिलेश ने लगाया तो यूपी पुलिस ने अखिलेश को जवाब दिया। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायक गण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। क्योंकि आज संडे का दिन था तो कोई भी यहाँ सभी लोग मौजूद नहीं रहते। आवश्यकता अनुसार अधिकारी ही यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। यूपी पुलिस के जवाब से पहले अखिलेश ने एक और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में न्याय की गुंजाइश नहीं है। रमाकांत यादव विधायक, पूर्व सांसद, उन पे मुकदमे कब के थे?
उन्हें जेल भेज दिया, दीपक यादव उन्हें जेल भेज दिया झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता, या आपने कानपुर की घटना देखी हो, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। ये झूठों के साथ हैं, जो अन्याय करते हैं उनके साथ हैं। अखिलेश भले ही यूपी पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मगर यूपी की पुलिस कह रही है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। मगर समाजवादी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आरोप लगा रही है कि जानबूझकर विपक्ष को सरकार पुलिस के माध्यम से निशाना बना रही है। की आवाज को दबाने का दुस्साहस है। जो एफआईआर महिला नेता ने एफआईआर लिखाई है, जो उसने लिखाई एफआईआर में को बलात्कार करेंगे, इस तरीके से बातें लिखाई गई एफआईआर में। जब अभी आप ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं, तो महिला कहां से आ गई? इसका मतलब है ये कुल मिलाकर के मामले को गोलमोल करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, इसके सिवा कुछ नहीं। अभद्र पीठ के मामले में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के मुखिया जेल में है। जाहिर सी बात है इस मसले पर सियासत अभी और गरमाएगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। तो इधर अखिलेश ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया, तो उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक महिला ने घेर लिया। समाधान यात्रा के दौरान महिला ने नीतीश कुमार के सामने ही उनके अधिकारियों को भ्रष्ट कहा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा में काम किया है मगर पैसा नहीं मिला। महिला के सामने तो नीतीश घिरे ही, जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए एक बयान पर भी बीजेपी ने उन्हें घेर रखा है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकालते हुए बिहार के गांव में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना एक ऐसी स्थिति से हो जाएगा जो उनके चेहरे का रंग उड़ा देगी। बिहार के वैशाली में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे थे। अचानक अधिकारियों को चीरती हुई ये महिला नीतीश के पास पहुंची। नीतीश को चिल्लाकर उसने रोका। नीतीश आवेदन पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर महिला उन्हें रोक लेती है। कहती है कि नीतीश जी, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं। मनरेगा में काम किया है, पैसे नहीं मिले। कोर्ट में केस किया है, फिर भी पैसे नहीं मिले। आप लोग सुन ले कायदे से कि अब भूखे मरने की नौबत है। हम भूखे मरे तो किधर बात सुन ली लोधीपुर पंचायत में आइना ना जाइला कोई ना सुनाची हासिन अफसर सर। इंदू देवी नाम की महिला के आरोपों ने नीतीश कुमार का रंग फीका कर दिया। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाए कि अब करें क्या। अधिकारी भी बगले झांकने लगे। आखिरकार नीतीश ने महिला से कागज लिया, उसी की बात को दोहराया कि कह रही है कि पैसा नहीं मिला, मगर महिला बोले जा रही थी। वो आरोप लगाए जा रही थी कि अधिकारी इधर से उधर दौड़ा रहे हैं, मगर कोई समाधान नहीं निकल रहा। समाधान यात्रा में समाधान मांग रही है महिला, सुनिए। सर हम तो कमैली मनरेगा में हम तो पैसा न मिला, हम केसो कली खाजी को जकी रोगा देले नीति में पटना जनता दरबार के सर पीछे हो जाइए, सर पीछे हो जाइए। थोड़ा सा सर ए मोबाइल नीचे करो। हां हिंदू देवी थोड़ा सा साइड हो जाइए। मतलब लोधीपुर पंचायत
हमर काम धंधा अल्लाह देवे लगी नेट पर हमर काम नहीं लगते। हम भूखे मरे तो गरीब आदमी सुन ली लोधी पंचायत में अइना उना जाइला कोई ना सुनै छी हसीना सर सुन ली रौदा दरा ध्यान करबे लिए त मुख्यमंत्री जी हां दादा होय के चाहिए पैसा मिले के चाहिए काम मतलब काम में पैसा ना मिले के चाहिए नीतीश कुमार ने महिला को शांत कराया, कहा शांत रहिए आपका पैसा मिल जाएगा। नीतीश कुमार की फजीहत इधर भी हुई और उधर नीतीश कुमार ने प्रजनन दर और जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा बयान दिया कि बिहार की राजनीति सुलग उठी। पहले नीतीश कुमार का बयान सुनिए। असली चीज तो वही है और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है अब मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज दिन पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में पुरुषों को बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं है, वो बच्चे ही पैदा कर रहा है। बीजेपी को ये बयान अखर गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हाल में कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो हम सभी को हास्यास्पद स्थिति में डाल देते हैं। उनके ये कमेंट कई बार बड़े ही सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं में प्रजनन दर बढ़ रही है, महिलाओं में शिक्षा जरूरी है, ये बात उन्होंने ही कही, लेकिन कहा कि पुरुष लोग ऐसे करते ही रहता है, पता ही नहीं होता है पैदा करना है नहीं करना है। ये एक ऑकवर्ड अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए। इसी बयान के आधार पर बीजेपी ने नीतीश कुमार का पुराना बयान भी याद दिलाया और कहा कि नीतीश कुमार की ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बीजेपी की महिला विधायक ने जब उनसे कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महुआ चुनने और उसको स्टोर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो बहुत सुंदर है लेकिन आपकी सोच इससे बिल्कुल अलग है। तो दीज आर वेरी मच अ सेक्सिस्ट कमेंट। मुख्यमंत्री जी कभी भी पब्लिक डोमेन में बोलते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ भी बोल दे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर हम स्वीकार नहीं करते हैं। नीतीश के बयान पर बिहार की सरकार घिरी तो कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कहा कि नीतीश की जुबान फिसल गई थी। जुबान का क्या है, किसी की भी फिसल सकती है। खुद ही कह रहे हैं कि जबान फिसल गई, ये तो मानवीय ये है। किसी का आपकी भी जबान फिसलती होगी, मेरी भी फिसलेगी कभी। ऐसे बयान पर क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री होने के नाते? मुख्यमंत्री का कहने का मतलब तो ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रित करने में सब लोगों को, महिला पुरुष सबका सहयोग अपेक्षित है, और तो कोई बात है नहीं। सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानमंडल से पारित है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने अपनी सहमति दी। आज सत्ता से बाहर हो गई तो अब राग अलग अलाप रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसलिए बीजेपी के लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति आधारित जनगणना पर पहले ही मार मची है और अब नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। नीतीश के बयान पर बीजेपी नीतीश को घेर रही है तो राहुल गांधी के एक बयान पर भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रहार किया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये देश तपस्वियों का देश है। जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। तपस्वी हो या पुजारी हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म में। परंतु राहुल गांधी कहते हैं
कि ये देश तपस्वियों का सम्मान नहीं करता। मैं सम्मान करता हूं, परंतु ये देश पुजारियों का नहीं है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस वक्त शिवराज जी बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुत बधाई देता हूं, आज उन्होंने इस कल्पना को साकार किया। यहाँ हर देश जो आया हुआ उसके राष्ट्र ध्वज लगे हुए और अद्भुत वातावरण है। आज ये ग्लोबल गार्डन हमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तो याद दिलाई गई। जो प्रवासी भारतीय मित्र आए हैं ये गार्डन देखेंगे तो हमेशा वो हमें याद आएंगे, उनकी स्मृतियां बनी रहेंगी। और आप भी इंदौर को याद रखोगे कि हमने एक पेड़ लगाया है, और अगली बार जब आओगे तो पेड़ देखने भी आओगे, गार्डन देखने भी आओगे और एक पेड़ और लगाओगे। व्यवस्था भी आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। QR कोड आपको वह पता चलेगा कि हमने पेड़ लगाया तो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका पेड़ सुरक्षित रहेगा, आपकी स्मृतियां सुरक्षित रहेगी, आपका योगदान सुरक्षित रहेगा। एक अद्भुत पहल जिसमें हमारे प्रवासी भारतीय मित्र पेड़ लगाने आए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और जो साथी इस अवसर पर पेड़ लगाने आए उन सब का भी मैं हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की जय। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना काल के बाद पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इंदौर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को शिवराज सरकार का 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। 2019 के बाद पहली बार ये सम्मेलन प्रत्यक्ष हो रहा है। 3 साल ये कोरोना की वजह से डिजिटल मोड में हुआ। इस बार इसका थीम अमृत काल में भारत के भरोसेमंद सहयोगी थीम पर होगा। 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में पहुंचे मेहमानों का जोरदार स्वागत हुआ। साउथ अफ्रीका से 1915 की 9 जनवरी को गांधी जी मुंबई आए थे। उसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस होता है। प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान के बारे में ये दिन मनाया जाता है। मेरे सपनों का शहर इंदौर, और वो इंदौर जो लगातार स्वच्छता में छक्का लगा चुका है, वो इंदौर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। अगर उस इंदौर के लोगों, उस इंदौर के युवाओं को वहां के मामा, वहां के कॉमन मैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा तोहफा देते हैं। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। शिवराज जी आपका बहुत धन्यवाद। 70 देश, लगभग 4000 मेहमान प्रवासी भारतीय, और उसके बाद इन्वेस्टर समिट। ये इतना बड़ा आयोजन क्या आप मध्य प्रदेश को और इंदौर को देना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि प्रवासी भारतीयों ने अपनी क्षमता, बुद्धि और परिश्रम से दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़े। वो भारत से प्यार करते हैं, भारत की माटी से प्यार करते हैं, वो अपनी जड़ों से प्यार करते हैं, और इसलिए हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। और मैं स्वागत अकेला नहीं कर रहा, पूरा इंदौर कर रहा है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कर रही है। और इंदौर के भाई बहनों ने तो दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे दोनों खोल दिए कि हमारे आइए। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इनमें दोनों में मिला के 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की उत्सुकता अपने देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए करने की इतनी है कि लगातार एक के बाद उनके एक प्रपोजल आ रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं।
हम भी पलक पौड़े बिछा के उनका स्वागत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी नई शुरुआत होगी ये, न केवल निवेश की दृष्टि से बल्कि निवेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की विशेषताएं दुनिया भर में जाएगी, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होंगी, मध्य प्रदेश की संभावनाओं के बारे में पता चलेगा। तो एक बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते। 2 दशक लगभग, और उन 2 दशकों में मध्य प्रदेश का सतत विकास आपका ध्येय, आपका उद्देश्य शिवराज जी रहा है। लेकिन युवाओं को अगर आज आपने इतने बड़े सम्मेलन में एक पूरा दिन युवाओं के नाम कर दिया और आप ये कहते हैं कि ये जो हाथों की लकीरें हैं इनसे कुछ नहीं होगा, तो आप इस युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये वो युवा है, याद कीजिए कि जब आप मुख्यमंत्री बने तब ये पैदा हुआ था और आज ये जवान हो गया है और आज मध्य प्रदेश और देश की बागडोर संभालने के लिए, उसे विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए तैयार खड़ा है। हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से नए इतिहास रचे जाते हैं और नई ऊंचाई छुई जाती है। और युवा बेकरार है कुछ करने के लिए और कर भी रहा है। अब मध्य प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो 2500 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनमें से यूनिकॉर्न का दर्जा भी मिल चुका है। अकेले इंदौर में 7-7, 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां लोगों ने, बच्चों ने खड़ी कर दी। तो हमारे बच्चे ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरना चाहते हैं और हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहते हैं। और इसलिए दुनिया भर में जो इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रगति और विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी उसमें तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और युवाओं में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, बस सरकार थोड़ा सपोर्ट कर दे, प्रोत्साहित कर दे, तो हमारे ये युवा ही एक नई दुनिया रच देंगे। ऑपरेशन साइको किलर, जी हां, उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस कर रही है एक साइको किलर की तलाश। महीने भर के भीतर 50 से 60 साल के बीच की उम्र की 3 महिलाओं की एक तरीके से हत्या होती है और कातिल पकड़ा नहीं जाता। अब बाराबंकी पुलिस की 6 टीमें उस कातिल की तलाश में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ भी कातिल की तलाश कर रही है। बाराबंकी में साइको किलर का खौफ। साइको किलर की तलाश में पुलिस की 6 टीम। साइको किलर के पीछे पड़ा यूपी एसटीएफ। कहां छिपा है साइको किलर? बाराबंकी के जंगल में पुलिस के जवान और आला अधिकारी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर तलाशी हो रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्ते को भी लगाया गया है। गांव वाले भी गौर से पूरे तलाशी अभियान को देख रहे हैं। जहां भी कुछ संदिग्ध दिखता है पुलिस उसे सर्किल कर मार्क कर देती है, लेकिन घंटों के सर्च ऑपरेशन का नतीजा सिफर निकलता है। जिस साइको किलर की पुलिस को तलाश है वो इस जंगल में नजर नहीं आता। घाट की घटना के बारे में एक संदिग्ध व्यक्ति का फोटो प्राप्त हुआ था, जिसको हम लोगों ने लोगों से शेयर भी किया था, जिसके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें एक व्यक्ति की इस दिशा में जानकारी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस स्वास्थ्य सहित एसएचओ की टीमें भी हैं, सीओ भी रखे गए हैं और शीघ्र ही हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे और तदोपरांत और विस्तार में जानकारी शेयर करेंगे। ये तस्वीर उसी साइको किलर की है जिसकी तलाश बाराबंकी पुलिस कर रही है। इसकी तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही यूपी एसटीएफ को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। इस पर इल्जाम है 3 महिलाओं की हत्या का। साइको किलर का आखिरी लोकेशन लखनऊ मिला था, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक वो खिसक चुका था। 1 महीने के अंदर एक ही पैटर्न में किलर ने हत्याएं करी हैं। इसके बाद पुलिस उसको साइको किलर मान बैठी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में इसलिए है क्योंकि जो किलर है उसकी लास्ट लोकेशन लखनऊ में मिली है। पहले जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं आशुतोष, ये वो रास्ता है गोमती नगर का जो फैजाबाद रोड से कनेक्ट करता है, यानी कि बाराबंकी से कनेक्ट करता है। और पुलिस को यह शक है कि अगर किलर बाराबंकी से लखनऊ आया है तो लखनऊ के रैन बसेरों में उसकी एक आखिरी लोकेशन मिली है। तो वो लोकेशन क्या हो सकती है? 1 महीने में 3 मर्डर्स और सबका पैटर्न सेम है और उनके साथ जो दुराचार दुष्कर्म की भी आशंका पुलिस ने जताई है। पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारी बातें हैं, पर किलर कहां है, सवाल यह है।
इलाके में साइको किलर का पहला मामला बाराबंकी के राम सनेही घाट से 8 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले के मवई के खुशेटी गांव में 60 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। जिस दिन इस महिला का मर्डर हुआ उसी दिन इससे पहले साइको किलर ने एक और बुजुर्ग महिला पर हमला बोला था, लेकिन वो नाकाम रहा और एक युवक ने भागते हुए उसका वीडियो बना लिया था। साइको किलर ने दूसरा शिकार 17 दिसंबर को किया। इसके बाद उसी तरह की तीसरी वारदात का खुलासा 30 दिसंबर को हुआ। 29 दिसंबर को राम सनेही घाट कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर ठेठराहा गांव से लापता 55 साल की महिला का शव खेत में निर्वस्त्र हालत में मिला। तीनों हत्या का पैटर्न एक जैसा था। पुलिस एक्शन में है। बाराबंकी से लखनऊ के बीच तमाम रैन बसेरों को छाना जा रहा है। रैन बसेरे में आप देखेंगे आए हैं और यहाँ भी तमाम लोग हैं। शक ये है क्योंकि सेम रूट पर पड़ता है तो चांसेस ये है कि हो सकता है वो यहाँ भी आया हो। आप देखिए एक रैन बसेरा है। इस तरह की तमाम रैन बसेरों में एसटीएफ की टीम्स कल आई हैं, पुलिस की टीम्स आई हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करी है। और मेरे फोन में इस वक्त जो फोटो आशुतोष है वो सीरियल किलर की है जो कि पुलिस ने जारी करी है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से पूछने के लिए। आप कब से यहाँ पर रुके हैं? कल से सर। इस तरह कोई व्यक्ति दिखा था आपको? जी यहाँ हमको नहीं दिखा सर। इस तरह का नहीं दिखा था कोई? नहीं सर, कोई नहीं दिखा। सवाल उठता है कि कहां छिपा है साइको किलर। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ समत श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।